नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने जीजीडी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपने जो लास्ट जो टॉपिक जो था जिसके अंदर अपने अंतःस्रावी तंत्रों के बारे में पढ़ा, बहुत सारे ग्लैंड के बारे में पढ़ा जो क्या करते थे, अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के जो जैविक क्रियाएं होती है उनको ये कंट्रोल करते थे। आज का एक छोटा सा टॉपिक जो है वो है जनन तंत्र। ठीक है, जनन तंत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे। जनन जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सजीव जो होता है वो अपने जैसे संतति को पैदा करता है। ठीक है, इस प्रोसेस में जनन अंगों की जरूरत होती है। ठीक है, जनन जो होते हैं वो अपने जैसे अपने प्रजनन देखा था कि अलैंगिक होते हैं और लैंगिक होते हैं। तो लैंगिक जनन के बारे में अपन पढ़ेंगे। लैंगिक जनन के अंदर नर एवं मादा दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, दोनों के अंदर जो कुछ जनन अंग होते हैं उनके अंदर जो गैमेट बनते हैं यानी युग्मक बनते हैं, और वो युग्मक के संलयन से, जैसे आपने चित्र में भी देख रहे हो मेल एंड फीमेल, इनके जो युग्मक जो होते हैं वो आपस में संलयन करते हैं और जिससे बनता है जाइगोट। और जाइगोट आगे चल के पूरे संतति जो न्यू जो संतति है उनके निर्माण में भागीदारी देता है। ठीक है, तो जनन तंत्र अपन नर का भी पढ़ेंगे और मादा का भी पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर उसमें जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, जाइगोट से जो शिशु का निर्माण होगा वो किस प्रकार से होगा, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है जनन तंत्र। जनन तंत्र सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है जिसके द्वारा अपने ही समान में नई संतानों को उत्पन्न करते हैं, ये जिसे जनन कहलाते हैं। ठीक है, यानी मरने से पहले वो क्या करेगा, विशिष्ट लक्षण है जिसके द्वारा क्या करते हैं, अपने समान नई संततियों को क्या करते हैं, ये पैदा करते हैं, जिसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। जनन में ये होता है कि जो संतति पैदा होती है वो भी कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए या जनन सक्षम होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो जनन सक्षम नहीं है तो वो जनन में नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि मूल जो होता है, खच्चर जो होता है, वो घोड़े और गधे के दोनों के संकरण के कारण पैदा होता है, लेकिन उसमें जनन की क्षमता नहीं होती है। जनन किसी भी जैविक प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्रिया है। ठीक है, जनन जो होती है वो कैसी होती है, जो अपनी संतति को, ठीक है, अपने वंशज को पूरा बनाए रखने में, इस पृथ्वी पे बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, नाम सुना होगा डायनासोर के बारे में। डायनासोर जो थे वो पहले उनका एक वर्चस्व था, रेप्टाइल किंगडम से आते ही। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कुछ कालांतर के अंदर परिवर्तन के कारण, यानी वातावरण में परिवर्तन के कारण, या हो सकता है उनमें जनन की क्षमता कम होने के कारण धीरे धीरे वो जातियां कैसी हो गई, लुप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, जनन जो छोटी जातियां होती है जिनका आकार जो होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है, उनमें जनन क्षमता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो बड़े जीव होते हैं उनमें जनन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे आप देखते हो कि मच्छर जो है वो एक साथ में हजारों अंडे दे देता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे हाथी जो है वो एक बार में एक दो क्या देता है, जनन मतलब बच्चे देता है। इंसान में भी देखो तो एक दो बच्चे होते हैं, लेकिन मच्छर में देखो तो आप हजारों अंडे निकलते हैं, वही हजारों अंडे वापस मच्छरों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो छोटे होते हैं बैक्टीरिया और देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वो बहुत सारे बच्चे मतलब वो बहुत सारे अपने आप बैक्टीरिया को पैदा करते हैं। तो जनन की क्षमता उनमें ज्यादा होती है जो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, और जो बड़े होते हैं उनमें जनन की क्षमता क्या हो जाती है, कम होती है। मनुष्य में प्रजनन लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। लैंगिक का मतलब होता है जिसमें दो जनों की जरूरत होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा होगा, सेक्सुअल, जिसको बोलेंगे अपन लैंगिक। लैंगिक जनन जिसके अंदर एक तो नर की आवश्यकता रहती है और दूसरी जो होती है वो मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये दोनों नर एवं मादा अपने आप में अपने जो जनन अंग होते हैं उनमें क्या बनाते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। तो ये नर युग्मक बनाते हैं और ये क्या बनाएंगे, मादा युग्मक बनाएंगे। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जहां नर एवं मादा दोनों युग्मकों का निषेचन होता है, जो दोनों युग्मक बनते हैं वो आपस में जाके यहाँ पे क्या करेंगे, ये निषेचन होगा। निषेचन का मतलब है नर एवं मादा युग्मक के जो न्यूक्लियस होते हैं उनका संयोजन होना। ठीक है, उनका जुड़ना संलयन कहलाता। ठीक है, तो उन संलयन को ही क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निषेचन। और निषेचन के बाद में एक कोशिका बनती है जिसका नाम होता है युग्मनज। और ये कई बार पूछा भी जाता है कि युग्मनज जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी द्विगुणित होता है। ठीक है, युग्मनज जिसको बोला जाता है क्या, जाइगोट, जाइगोट बोला जाता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, 2n होता है। n और 2n की कहानी ये होती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं अगर डबल है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन 2n। ठीक है, यानी डिप्लॉइड बोलेंगे, द्विगुणित बोलेंगे। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं अगर आधे हो गए
तो उसको क्या बोलेंगे अपन, जैसे युग्मक जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं, n होते हैं, जिसको क्या बोलेंगे अपन, अगुणित। ठीक है, अगुणित होते हैं। ठीक है, अगुणित जो युग्मक जो होते हैं वो आपस में क्या करेंगे, संयोजन करके द्विगुणित संरचना बनाते हैं, जिसको जाइगोट बोला जाता है। और जाइगोट ही संतति को निर्माण करता है। यानी किसी भी शरीर जीव की शुरुआत जो होगी वो हमेशा एक कोशिका से होगी। तो देख लो ये एक कोशिका जो है, ठीक है, उससे पूरे संतति और उस संतति का निर्माण होता है। मानव में भ्रूण का निषेचन के बाद मादा के शरीर के अंदर होता है। देखो निषेचन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, अगर भ्रूण का निषेचन की प्रक्रिया अगर मादा के शरीर के अंदर की है तो क्या बोलेंगे, उसको आंतरिक निषेचन बोलेंगे। और अगर बाहर है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आंतरिक निषेचन है। बाह्य निषेचन में क्या होगा, निषेचन मादा शरीर के बाहर अगर है होता है तो बाह्य निषेचन कहलाता है। अगर शरीर से बाहर हो रहा है तो कौन सा कहलाएगा, बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है, यानी शरीर के अंदर होगा तब तो क्या बोलेंगे उसको, आंतरिक निषेचन, और शरीर के बाहर होता है तो क्या बोलेंगे अपन, बाह्य निषेचन बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फ्रॉग के अंदर बाह्य निषेचन होता है। फ्रॉग में क्या होता है, नर जो होते हैं अपने स्पर्म जो होते हैं वो पानी के अंदर दे देते हैं, फीमेल जो होते हैं अपने अंडे जो होते हैं वो पानी के अंदर दे देते हैं। दोनों का जो निषेचन जो होगा वो क्या होते हैं, शरीर के बाहर होता है मादा के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, बाह्य निषेचन कहा जाएगा। मनुष्य एक सजीव जीव है जो अंडे देने की बजाय सीधा भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, अपने अंदर जो होते हैं अपन जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। ठीक है, जिनको बोला जाता है वीवी पेरस। वीवी पेरस का मतलब होता है ऐसे जीव जो कैसे बच्चे पैदा करते हैं उनको क्या बोला जाता है, वीवी पेरस कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो अपना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन अंग, उनमें जनन अंग में मनुष्य के अंदर जो नर जो होते हैं उनमें जो प्राथमिक दो जो जनन अंगों को दो भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, एक तो प्राथमिक जनन अंग होते हैं और दूसरा जो होता है वो सहायक जनन अंग होते हैं। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो होता है टेस्टिस, जिसको बोला जाता है टेस्टिस यानी वर्षण बोला जाता है। ठीक है, और द्वितीय जो होते हैं, जो द्वितीय या सेकेंडरी जिनको या सहायक बोला जा सकता है, वो होते हैं अधिवर्षण होता है, शुक्रवाहिनी होती है। ठीक है, मूत्र मार्ग होता है, उसके बाद में सहायक ग्रंथियां भी होती है। ठीक है, शुक्रवाहिनी होती है, सहायक ग्रंथियों के अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, शुक्रा से ये ग्रंथि की तरह कार्य करता है। और कॉपर ग्लैंड होती है जिसको नाम दिया जाता है बल्बो यूरेथल ग्लैंड। कौन सी होती है, बल्बो यूरेथल ग्लैंड होती है, जिनको अपन एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो प्राथमिक जो अंग है वो क्या है, वर्षण है। क्या है, वर्षण है। ठीक है, तो वर्षण जो है वो प्राथमिक जनन अंग होता है, इसलिए इसको मेल गोनाड भी बोला जाता है या नर जनन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये है अपने जनन तंत्र के बारे में। ये है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, जिसके अंदर आप एक डायग्राम देखते होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है अपना टेस्टिस, जिसको बोला जाता है वर्षण। और शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, हार्मोन जो बनते हैं वो यहाँ बनते हैं, इसलिए इसको प्राथमिक जनन अंग बोला जाता है। ये क्या है, प्राथमिक जनन अंग। दूसरा इसको नर जनद भी बोला जाता है, नर जनद भी कहते हैं, नर जनद भी कहते हैं। प्राथमिक जनन अंग है। प्राथमिक जनन अंग है। ठीक है, ये नर जनन भी कहते हैं। अच्छा, प्राथमिक जनन अंग कौन से हो गए, किसको कहेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या एबिलिटी होनी चाहिए, तो पहला चीज प्राथमिक जनन अंग जो होते हैं वो ये होते हैं जिसमें अंदर एक तो हार्मोन बने। ठीक है, जनन हार्मोन बनता है, जनन हार्मोन्स, जिसमें जनन हार्मोन्स बनते हैं वो
और दूसरा जो होता है वो युग्मक बनाए, युग्मक निर्माण। इसमें युग्मक निर्माण होता है वो, ठीक है। अगर ये दो चीजें जिसके अंदर होती है वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। ये दोनों चीजें होनी जरूरी है, हार्मोन भी बनाए और दूसरा ये क्या बनाए, युग्मक बनाए, ठीक है। तो ये जो होता है वो ये कौन करता है, टेस्टिस करता है, वर्षण करता है। वर्षण जो होते हैं जिनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है, गुलाबी रंग के होते हैं, अंडाकार होते हैं, ठीक है, और दोनों टांगों के मध्य में ये स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर। दूसरा जो है वर्षण जो होते हैं वो एक कोष में मिलते हैं जिनको बोला जाता है वर्षण कोष, जिनको बोला जाता है स्कॉट्रम। जो यहाँ से अपने जैसे ये इसको बोला जाता है स्कॉट्रम, जिसको बोला जाता है वर्षण कोष, वर्षण कोष क्या बोला जाएगा, वर्षण कोष बोला जाएगा, जिसके अंदर वर्षण स्थित होते हैं, ठीक है। वर्षण कोष जो होते हैं वो लचीली, पतली, रोम युक्त होती है, जिनकी पेशीय तंतु मोटा उपत्वचीय आवरण पाया जाता है, जिसमें अरेखित पेशी तंतुओं का मोटा सा उपत्वचीय स्तर पाया जाता है, जिसमें जिसे क्या बोलते हैं, डॉटस पेशिया कहा जाता है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जाती है यहाँ से, ठीक है, वो इनसे जुड़े हुए रहते हैं ये थोड़े, ठीक है, और यहां से ये क्या करती है, मूव कर सकती है। वर्षण रेखित पेशीय तंतुओं द्वारा इनसे जुड़े हुए रहते हैं, किससे, रेखित पेशीय तंतुओं द्वारा क्या रहते हैं, इस वर्षण कोष से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसे वर्षण उत्कर्षण पेशिया भी कहते हैं, जिसे उदरीय भाग से जोड़ा रखता है, ठीक है। ये क्या करता है, उदर भाग से इसको क्या करके जोड़ के रखता है, ठीक है। तो ये वर्षण है, वर्षण जो होते हैं वो वर्षण कोष के अंदर स्थित होते हैं, ठीक है। वर्षण कोष की स्थिति जो होती है वो उदर गुहा के बाहर होती है, लेकिन मैंने आपको कल जो था अपने टेस्टोस्टेरोन जब पढ़ा था, ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि भाई जो वर्षण जो होते हैं वो उदर गुहा से बाहर, मतलब बाहर की तरफ होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। इसका कारण ये होता है कि वर्षण को स्पर्म के निर्माण के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ये तापमान जो शरीर का तापमान जो होता है वो इतना होता है, शरीर का तापमान जो होता है वो इतना होता है, लेकिन जो स्पर्म शुक्र जनन जो होता है, यानी शुक्राणु जो बनते हैं, शुक्र जनन जो होता है उसके तापमान में कितना चाहिए, 34 से 35 के बीच में तापमान चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो है अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन उसको कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वहां की सेल जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है, तो वो ज्यादा टेम्परेचर पे स्पर्म को बना नहीं पाएगी। तो यहाँ पे कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए ये बॉडी से बाहर लटके हुए रहते हैं, जो कि कम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, एडेप्टेशन या अनुकूलन हो सकते हैं, जिससे कारण ये क्या कर सकते हैं, अपने शुक्र जनन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, इसलिए शरीर के बाहर होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्टिस जो होते हैं वो शरीर के बाहर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और शुक्र जनन के लिए 34 से या 35, ठीक है, इतना टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, यानी 2 से 2.5 डिग्री, ठीक है, कम तापमान की जरूरत पड़ती है, किससे, शरीर से उसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो शरीर के बाहर क्या होते हैं, लटके रहते हैं, ठीक है। तो ये कारण था ये वाला। अब आप फिर देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर आपको ये संरचना दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, जिसको बोला जाता है एपिडिडाइमिस। क्या बोला जाता है, एपिडिडाइमिस बोला जाता है, ठीक है। एपिडिडाइमिस जो होते हैं वो जिसको अधिवर्षण बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अधिवर्षण, अधिवर्षण बोला जाता है, जो कहाँ मिलती है, वर्षण के ऊपर मिलती है, ठीक है। वहां से एक ट्यूब निकलती है जो ऊपर की तरफ जाती है, तो आप देखोगे इस ट्यूब को, जो ये ट्यूब जो है उसको बोला जाता है वास डिफरेंस, जिसको बोला जाता है शुक्र नलिका, शुक्र नलिका, शुक्र नलिका, ठीक है। यानी शुक्राणु को जो लेके जाती है वो शुक्राणु नलिका जो होती है, ये शुक्र नलिका है जो शुक्राणु को लेके जाती है, वास डिफरेंस जिससे कहते हैं, ठीक है। फिर या आगे चल के वास डिफरेंस जो होता है, एक इसके अंदर जब एक एम्पुला टाइप का एक रीजन होता है, उसके अंदर ये मोटा सा फुला हुआ भाग होता है एम्पुला टाइप का, वहां पे ये खुलता है, उसको बोला जाता है सेमिनल वेसिकल, जिसको बोला जाता है शुक्राशय। क्या बोला जाता है, शुक्राशय। शुक्राशय वह भाग होता है जहाँ पे शुक्राणु जो होते हैं कुछ टाइम के लिए वहां पे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं या एकत्रित होते हैं, उस भाग को शुक्राशय कहा जाता है, ठीक है। शुक्राशय क्या करती है, ग्लैंड की तरह भी कार्य करती है, ये अपने में से
कुछ हार्मोन का, कुछ पदार्थों का क्या करती है, सिक्रेशन करती है, और वो सिक्रेशन के अंदर या स्त्राव के अंदर उनमें कई सारे पदार्थ पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं को मोटेबिलिटी यानी उनको गमन के लिए क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, और उनको ऊर्जा, दूसरी बात जो होती है, उनको एक माध्यम प्रदान करती है ताकि वो आसानी से क्या हो सके, उसमें आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इनका लिक्विड जो होता है वो शुक्राणु प्लस मिलके क्या बनाते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं या सीमेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ पे स्टोर रहते हैं, शुक्राशय के अंदर स्टोर रहते हैं। फिर आप देखोगे कि शुक्र वर्षण जब 2 होते हैं तो शुक्र नलिकाएं जो होती है वो भी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, और 2 जो होते हैं आपको क्या मिलेंगे, शुक्राशय मिलते हैं, लेफ्ट में भी मिलता है, राइट में भी मिलता है। ठीक है, ऊपर आप देख रहे हो कि ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये कौन सा ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, जहां से कौन आता है, मूत्र, मूत्राशय ये होता है, मूत्र एकत्रित होता है। ठीक है, तो मूत्राशय से ये जो होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ आने के बाद में आप जो ये ट्यूब देख रहे हो, ये दोनों जो ट्यूब जो होती है वो यहाँ पे आके इस ट्यूब के अंदर क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो इस ट्यूब के अंदर जब मिलती है, ठीक है, तो ये ट्यूब जो होती है आगे जाके फिर इसको यूरेथ्रा कहा जाता है या मूत्र मार्ग कहा जाता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो होती है वो आगे चल के एक मस्कुलर जो पार्ट जो होता है, ठीक है, उसके अंदर खुलती है, जिसको सीसन बोला जाता है। और सीसन जो होता है केवल मैथुन अंग की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसका आगे वाला जो मूल जो होता है उसको पेनिस ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, या ग्लैंड पेनिस बोला जाता है। ये इरेक्टाइल टिश्यू उसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में आप देखो ये ग्लैंड जो है इसको बोला जाता है बल्बो यूरेथल ग्लैंड बोला जाता है, या इसको काउपर ग्लैंड भी बोला जाता है, काउपर ग्लैंड्स, काउपर ग्लैंड्स बोला जाता है। इसका नाम है बल्बो यूरेथल ग्लैंड। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है, बल्बो यूरेथल ग्लैंड्स है। तो दोनों नाम एक ही है। तो आपको पूछे कि काउपर ग्लैंड किस में पाई जाती है, नर में पाई जाती है या मादा में पाई जाती है, तो नर में पाई जाती है। आपको पूछा जाए कि बल्बो यूरेथल ग्लैंड किस में पाई जाती है, तो नर में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी एक जो ग्लैंड आती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये होती है जो कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी अपना सिक्रेशन का डालती है, इसी के शुक्राणु के माध्यम में क्या करती है, ये डालती है। ठीक है, तो ये है एक संरचना है जिसके अंदर टेस्टिस है, स्कॉट्रम है, टेस्टिस जहां पे रहते हैं वो स्कॉट्रम होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं एपिडीमाइसिस। एपिडीमाइसिस से यहाँ से एक निकलती है वास्ट डिफरेंस शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी किसमें खुलती है, शुक्राशय के अंदर। ठीक है, शुक्राशय से ये आगे चलते हैं, कहाँ पे जाते हैं, ये आगे चल के ये किसमें जाते हैं, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा से ये क्या हो जाते हैं, स्पर्म जो होते हैं बाहर निकलते हैं। इस चित्र के माध्यम से आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि नर के अंदर जो मूत्र मार्ग जो होता है वो, ठीक है, और जो शुक्र जनन जो जनन मार्ग होता है वो दोनों एक ही है, कॉमन है, उभयनिष्ठ होते हैं। यानी वीर्य भी यही से बाहर निकलेगा और मूत्र जो होगा वो भी यही से बाहर निकलता है। यानी एक पाथ जो होता है वो कैसा होता है, उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो ये है वर्षण की एक आंतरिक प्रा अल्टा स्ट्रक्चर है, प्रा संरचना है, जिसके अंदर आप देखोगे कि वर्षण जो होते हैं उनके ऊपर एक झिल्ली मिलती है। ठीक है, जिसको बोला जाता है, ठीक है, आंतरिक झिल्ली को बोला जाता है क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला जाता है, ये अंदर वाली को। ठीक है, और एक जो होती है वो उसको बोला ट्यूनिका प्रोपिया, जो बाहर वाली होती है उसको क्या बोलेंगे, ट्यूनिका प्रोपिया। ठीक है, ये जो बाहर वाली होती है ये ट्यूनिका, अंदर वाली जो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर आप देखोगे कि इसके अंदर ये जो कुछ जो होती है वो पालियां नजर आती है, ये पालियां है। इस पालियों के अंदर इनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, या बोला जाता है वर्षण पाली, वर्षण पाली। ठीक है, क्या बोला जाता है, वर्षण पाली। इनकी संख्या जो होती है प्रत्येक टेस्टिस के अंदर जो वर्षण पाली की संख्या जो होती है वो 250 से लगाकर 300 तक हो सकती है, 250 से लगाकर 300 के मध्य में पाई जाती है प्रत्येक वर्षण के अंदर। ठीक है, ये पाली जो लाल लाल की है ये पाली है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि थोड़ी थोड़ी जो वलित जो आपको कुंडलित कुछ ट्यूब नजर आ रही है, इन ट्यूब को बोला जाता है सेमिनीफेरस ट्यूब। क्या बोला जाता है, सेमिनीफेरस ट्यूब। ये सेमिनीफेरस ट्यूब जो है
ये मेन काम जो होती है टेस्टिस के अंदर, जो मेन काम जो होता है स्पर्म का निर्माण करना जो होता है वो इस ट्यूब के कारण होता है, जिसको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब। ये सेमिनिफेरस ट्यूब की संख्या इस पाली के अंदर देखी जाए तो ये 3 से 4 मिलती है, ठीक है, पाली में, प्रत्येक पाली में इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है इसकी, 3 से 4 संख्या के अंदर ये मिलती है प्रत्येक पाली में। इसकी संख्या यानी यहाँ पे जो कुंडलित होंगी उनकी संख्या जो होगी, ठीक है, वो कितनी होती है, 3 से 4 होती है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि ये दोनों पाली जो शुक्र नलिकाएं जो है वो आगे जाके इस पोर्शन के अंदर खुलती है, जिसको बोलते हैं रेटा टेस्टिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेटा टेस्टिस, ठीक है। और ये रेटा टेस्टिस जो होता है वो आगे चल के किस में खुलता है, एपिडीमाइसिस में खुलता है। किस में खुलता है, एपिडीमाइसिस, जिसको बोला जाता है अधिवर्षण में खुलता है, अधिवर्षण में, ठीक है, अधिवर्षण। अभी इसके भी 2 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है कैपुट कहलाता है, ठीक है। बीच वाला जो होता है वो क्या बोलाता है, इसको बॉडी ऑफ एपिडीमाइसिस कहते हैं। और लास्ट वाला जो पार्ट जो होता है इसको कोड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ पार्ट जो होता है एपिडीमाइसिस के अंदर या अधिवर्षण के अंदर भी कुछ घटनाएं होती है जिसमें रिसाइकल, इसको पॉइंट बी कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई स्पर्म मर जाते हैं तो यहाँ पे इनकी रिसाइकल होती है। क्या होती है, यहाँ पे रिसाइकल होती है। ऊपर जो होती है वो टेस्टिकुलर आर्टरीज है, ठीक है। पंपनी फॉर्म जो होती है प्लेक्स होती है, जिसके अंदर से ये पहले जो टेस्टिस थे इस कैनाल के अंदर रहते थे, इस कैनाल से ये फिर क्या आते हैं, बाहर की तरफ या बाहर शरीर के उधर गुहा से बाहर आते हैं, ठीक है। अगर मैं इस टेस्टिस को काट के, इस टेस्टिस को अगर कट करके अगर देखा जाए तो आपको प्रत्येक टेस्टिस के अंदर की संरचना कुछ इस तरह से निकल, मतलब जो सेमिनिफेरस जो है उसके अंदर की संरचना कुछ इस तरह से निकली हुई नजर आएगी। ये किसकी संरचना है, सेमिनिफेरस ट्यूब की, सेमिनिफेरस ट्यूब की। सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर आपको ये शुक्र जनन नलिकाएं जो होती है, जिसको बोला जाता है शुक्र जनन नलिका, इस नलिकाओं के आंतरिक संरचना देखें, यानी ये वाला जो पार्ट जो है इसको ही काट के ये बताया गया है, इस ट्यूब को, एक ट्यूब को, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा। बीच में आपको कई सारे स्पर्म नजर आते हैं। ये स्पर्म का निर्माण जो होता है वो इसके इस कोशिकाओं से होता है। इसको बोलते हैं अपन स्पर्मेटोगोनिया, यानी शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका। ये शुक्र जनन जो कोशिका होती है वही बनाती है क्या, शुक्राणु का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। तो शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, देखो शुक्राणु का निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूब, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब या शुक्र जनन नलिका है उसके अंदर जो होती है वो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल होती है, ठीक है, वो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। जो आपको ये वाली जो छोटी वाली, ये कैसी होती है, छोटी वाली सेल होती है, छोटी होती है, ठीक है। ये सेल कैसी होती है, छोटी होती है, आकार इनका छोटा होता है। तो आपको जो छोटी छोटी दिख रही है ये वाला पोर्शन, ये इसमें बहुत सारी सेल है छोटी छोटी, ठीक है, लेकिन ये वाली जो सेल है ये बहुत बड़ी है, ये वाली जो सेल है वो बड़ी है। इस सेल को बोला जाता है सर्टोली सेल। क्या बोला जाएगा, सर्टोली सेल कहा जाता है, ठीक है। इस वाली को क्या बोला जाता है, सर्टोली सेल कहा जाता है। ये क्या करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणुओं को पोषण देती है, ठीक है। जो शुक्राणु बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य जो होता है वो कौन करता है, यहाँ पे सर्टोली कोशिका करती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे ऐसी की ऐसी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी की ऐसी सेमिनिफेरस आपको यहाँ पे भी मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सेल होगी, ठीक है। जो बड़ी सेल है वो क्या है, यहाँ पे जो सर्टोली सेल है, और जो छोटी सेल जो होती है जिनका आकार छोटा होता है वो कौन सी होती है, यहाँ पे जर्म सेल होती है, जिनको बोला जाता है अपने क्या, स्पर्मेटोगोनिया या शुक्र जनन कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे जब सेमिनिफेरस को कट करेंगे तो उसमें बहुत सारी दूसरी सेमिनिफेरस भी पास में आएगी। जैसे ये उस तरह से मुड़ी हुई है, इस यहाँ से अगर कट करे तो उंगलियों के ये आकार जो होंगे वो बहुत सारे पास में आएंगे, ठीक है। तो ये भी है, ये भी है, नीचे भी होगी, बहुत सारी होगी, क्योंकि ये कुंडलित होती है। इसका आकार जो होता है वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से जब चलती है तब इसको जब कट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी कि 1 2 3 4 बहुत सारी पास पास में दिखेगी। इनको देखेंगे कि दो सेमिनिफेरस ट्यूब है तो उनके अंदर जो बीच में जो सेल मिलती है उनको बोला जाता है क्या, लीडिंग सेल बोला जाता है। जैसे ये वाली, इनको क्या बोला जाता है, लीडिंग सेल। क्या बोला जाएगा, लीडिंग सेल बोला जाता है। और ये लीडिंग सेल जो है वो क्या निर्माण करती है, हार्मोन का निर्माण करती है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। तो हार्मोन का निर्माण कौन करती है, टेस्टोस्टेरोन सेल करती है। सॉरी, टेस्टोस्टेरोन जो होती है वो किसका निर्माण जो कौन करता है, लीडिंग सेल करती है। और लीडिंग सेल जो होती है वो सेमिनिफेरस जो ट्यूब होती है उनके बीच में जो उत्तक होते हैं वहां पे ये पाई जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल आया हुआ है। ठीक है, सर्टोली सेल का कि शुक्राणु को पोषण कौन देता है स्पर्म में जो सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर, तो सर्टोली सेल। ठीक है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कौन करता है, तो लीडिंग सेल। कौन सा करता है, लीडिंग सेल क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन जो नव जनन हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन उनका निर्माण को ये प्रेरित करता है। तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब के संरचनाएं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो एक सेल जो होगी उसके अंदर जो डिवीजन जो होगा, ये जो पहली वाली सेल है ये 2n होगी। ठीक है, तो अब इसमें डिवीजन जो होगा वो जो ये n बनेगा, ये कैसी है, सारी n है। इसके अंदर जो स्पर्म बने ये क्या है, ये n है। और इसके बीच में ये नली है और नली के अंदर ये अंदर की लेयर है और बीच में जो गैप है वो उसको बोला जाता है ल्यूमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ल्यूमेन। और जब शुक्राणु जो होंगे जब तक मैच्योर नहीं हो जाते हैं तब तक वो इस सर्टोली सेल से चिपके हुए रहते हैं, यानी वहां से दूर नहीं हटते। ठीक है, और यहां से क्या हो जाता है, ये जब दूर हटते हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन बोला जाएगा। यानी सर्टोली सेल से स्पर्म का दूर हटना, यानी वो थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, और मैच्योर होके फिर वो जाते हैं कहां पे, यहां से ये इसके अंदर है। ठीक है, ल्यूमेन के अंदर, और यहां से जाएंगे किसमें, एपिडिडाइमाइसिस में जाते हैं। एपिडिडाइमाइसिस में जाके ये क्या करते हैं, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं और जाते हैं वास्ट डिफरेंस के अंदर, यानी जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है उनके अंदर ये प्रवेश करते हैं और वहां से जाते हैं क्या, सेमिनल वेसिकल के अंदर, शुक्राशय के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो स्पर्म का निर्माण जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर होता है। कहां पे होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर होता है। तो इसके अंदर आपको क्या चीजें याद रखनी है, एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर याद रखनी है कि सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर दो प्रकार की सेल मिलती है। एक तो छोटी होती है जिनका आकार छोटा होता है, एक जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, जिससे ये स्पर्म लगे हुए रहते हैं। ठीक है, अब ये मैच्योर नहीं है। ठीक है, जैसे ये मैच्योर हो जाएंगे इनको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा इस सेल के कारण, सर्टोली सेल के कारण। तो ये धीरे धीरे जब मैच्योर हो जाएंगे तब यहाँ से हटके ये बीच वाली ल्यूमेन के अंदर आ जाएंगे और यहां से फिर ये आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो होता है वो आपको क्या याद रखना, सर्टोली सेल, ये इसको पोषण देती है। और तीसरा याद रखना इसके अंदर लीडिंग सेल जो बीच में पाई जाती है, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। सेमिनिफेरस जो ट्यूब होती है उनके बीच में कुछ उत्तक होते हैं, वहां पे पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, यहां से जो स्पर्म निकलते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते। अगर यहां से स्पर्म लेके अपन एग के पास में इसको फर्टिलाइज करवाएं, ठीक है, तो वो इतने मैच्योर नहीं होते, क्योंकि इसको मैच्योर होने के लिए सेमिनल वेसिकल में जाना होता है। ठीक है, वहां पे उसको फ्रक्टोज वगैरह मिलता है जिसके कारण इसके अंदर क्या आती है, एनर्जी आती है। नेक्स्ट है वर्षण की संरचना एवं उसके कार्य। ठीक है, प्रत्येक वर्षण की जो होती है वो लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और 10 से 12 ग्राम उसका क्या होता है, भार होता है। प्रत्येक वर्षण में 2 आवरण पाए जाते हैं। ठीक है, बाहर वाला आवरण जो होता है वो ट्यूनिका प्रोपिया बोलते हैं उसको, और जो आंतरिक आवरण होता है श्वेत कंचुक जो होता है इसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाहर वाले आवरण को क्या बोला जाता है, ट्यूनिका प्रोपिया, और अंदर वाले आवरण को क्या बोला जाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला जाता है। वर्षण की आंतरिक भाग में ट्यूनिका एल्बुजिनिया वर्षण में धसकर वर्षण पट्टिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्षण में 250 से 300 पिंडों का निर्माण होता है, यानी वही टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो बनते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है, लोब्यूल्स बोला जाता है, या वर्षण पालिया बोला जाता है इनको। ठीक है, प्रत्येक पिंड के अंदर या प्रत्येक पाली के अंदर 2 या 3 पतली कुंडली शुक्र नलिकाएं पाई जाती है, शुक्राणु नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, या शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, इनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूब बोला जाता है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर आप देखेंगे इनके अलावा इसके अंदर अंतस्रावी कोशिकाएं होती है, रुधिर कोशिकाएं भी पाई जाती है और तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं। ये मैसेज जो होगा वो इनको कंट्रोल करने के लिए जो होगा वो नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, और कुछ ग्लैंड भी काम करती है।
ठीक है। तो वो इनको क्या करती है, इनको टेस्टिस के जो निकलने वाले हार्मोन है, ठीक है, जनन हार्मोन जो होता है, ठीक है, एलएस और एफएसएस, ठीक है, उनको भी ये क्या करती है, कंट्रोल करते हैं। सहयोगी ऊतकों में अंतराली या लीडिंग सेल, जिसको अंतराली कोशिका कहते हैं। अंतराली का मतलब क्या हुआ, जो टेस्टिस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब है, उस सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर कुछ सेल मिलती है जो बीच में मिलती है, ठीक है। इन बीच वाली सेल को ही क्या बोलते हैं अपन, लीडिंग सेल बोलते हैं। कौन सी सेल बोलेंगे, लीडिंग सेल बोलते हैं। और ये लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन निकालती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है, स्टेरॉन हार्मोन निकालती है, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण को उत्पन्न करने में मदद करता है, और दूसरा जो होता है वो शुक्राणु के निर्माण में भी ये क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये निकालने का काम जो होता है वो लीडिंग सेल है। कई बार बता रहा हूं मैं लीडिंग सेल, इसको लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। लीडिंग सेल जो होती है वो कहाँ मिलती है, शुक्राणु जनन जो कोशिका नलिकाएं होती है उनके बीच में पाई जाती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब है उनके मध्य में पाई जाती है। फिर है ये नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। फिर यहाँ पे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का सहायक जनन ग्रंथियों के विकास में उत्तरदायी है। जो दूसरी जो सहायक है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, शुक्राशय है, उसके बाद में बल्बो यूरेथल है जिसका नाम है कॉपर ग्लैंड है, इनको डेवलपमेंट में भी ये हार्मोन क्या करता है, मदद करता है। प्रत्येक शुक्र जनन नलिकाओं में या सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब के चारों ओर झिल्लीनुमा संयोजी ऊतकों का पतला स्तर पाया जाता है, जिसको ट्यूनिका प्रोपिया बोला जाता है। यहाँ पर भी वो जो आवरण जो होगा वो उसको क्या बोला जाएगा, ट्यूनिका प्रोपिया बोला जाएगा। किसके, इसके चारों तरफ, ठीक है। ट्यूनिका प्रोपिया, ट्यूनिका प्रोपिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये था अपने वर्सन के बारे में। वर्सन जो होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर क्या मिलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं या पिंड मिलते हैं। उस पिंड में उनकी संख्या जो होती है 250 से 300 होती है, ठीक है। और इन 200, 350, 250 से 300 के बीच में इनकी संख्या है। और प्रत्येक जो होती है इसमें 2 या 3 कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो प्रत्येक में कितनी होती है, 2 से 3 शुक्र जनन नलिका। और शुक्र जनन नलिका के अंदर ही क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। फिर है इस स्तर में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो होती है शुक्र जनन कोशिका, जो नर में शुक्र जनन की प्रक्रिया को, शुक्र जनन का मतलब होता है शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को, शुक्राणु का निर्माण इसकी कोशिकाओं द्वारा होता है। दूसरा होता है आलंबन कोशिका या सर्टोली कोशिका, ध्यान रखना, आलंबन कोशिका या सर्टोली कोशिका, ठीक है। इस प्रकार की कोशिका में नर्स सेल बोलते हैं, नर्स जैसे जो क्या करती है, ट्रीटमेंट करती है, मदद करती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या करते हैं, जो शुक्राणु बन रहे हैं, ठीक है, उनको पोषण का प्रदान का कार्य जो होता है वो यही करती है, जिसको धात्री कोशिकाएं भी कहते हैं। ये शुक्राणु पूर्वी कोशिका सर्टोली कोशिका से जुड़ी हुई रहती है। शुक्राणु पूर्वी का मतलब क्या है, कि जैसे सपोज मान लो ये शुक्राणु है, ये सॉरी सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल है। इस सर्टोली सेल में शुक्राणु जो होते हैं कुछ इस तरह से अंदर की तरफ क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं, ठीक है। ये शुक्राणु पूर्वी, इनको क्या बोलेंगे, शुक्राणु पूर्वी कोशिका, शुक्राणु पूर्वी कोशिका। ये अभी भी मैच्योर नहीं है, जब भी मैच्योर हो जाएंगे तब क्या हो जाएंगे, यहां से अलग हो जाएंगे, ठीक है, जिसको स्पर्मिएशन कहा जाता है। सर्टोली कोशिकाओं के कार्य, सर्टोली कोशिकाओं में क्या होता है, जो विकसित हो रहे, विकासशील हो रहे, ठीक है, शुक्राणु को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, उसको आलंबन सपोर्टर प्रदान करना, ठीक है, उसके बाद में पोषण प्रदान करना, ठीक है, और कोशिका द्रव में का विघटन करना। कोशिका द्रव में जब, क्योंकि शुक्राणु जब बनता है जिसके अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। केवल और केवल एक तो गोल्जी एपरेटस रहता है। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, उसका ऊपर वाला जो हेड होता है जिसको एक्रोसोम बोला जाएगा, ठीक है, एक्रोसोम के निर्माण को प्रेरित करता है। शुक्राणु के अगर संरचना देखें तो कुछ इस तरह से निकलती है, ठीक है। यहां पे मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु को एनर्जी प्रदान करते हैं। ऊपर वाला जो हेड पार्ट जो होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रोसोम में बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, अंडाणु की तरफ धंसने में मदद करते हैं,
ठीक है, या अंडाणु की झिल्ली को तोड़ने में मदद करते हैं। और ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये इसका केंद्रक है। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो एक्रोसोम कहलाता है। इसके अंदर कई सारे पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करेंगे, जो अंडाणु होती है उसको भित्ति को गलाने का कार्य करेंगे, ताकि ये तोड़ेंगे तो ये अपना सर उसके अंदर डालेगा, और सर डालने से क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये इनहिबिंग हार्मोन भी निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनहिबिंग हार्मोन जो होते हैं उसका क्या कार्य होता है कि ये क्या करते हैं, जो शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन एफएसएस की क्रिया का नियमन करते हैं। क्या करते हैं, या उसको कंट्रोल करते हैं। जो एफएसएस की क्रिया होती है, ये फेरस स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, फेरस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, नियमन करता। कौन करता है, इनहिबिंग जो हार्मोन होता है वो उसमें क्या करता है, उसमें मदद करता है। शुक्रजनन नलिका मिलकर वसन जालक का निर्माण करते हैं, जिनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 15 से 20 होती है। इसलिए ये अब है, ठीक है, शुक्र वाहिका या अपवाही वाहिकाओं का निर्माण करते हैं। जैसे वो जो रेटा टेस्टिस जो देखा था, वो जो जालक जो होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, वहां से वो लेके जाते हैं कहाँ पे, एफरेंट वाहिका में के अंदर। ठीक है, एफरेंट वाहिका के अंदर ये वाला, ये जालक है, रेटा टेस्टिस है, यहां से जाएंगे जो एफरेंट जो हो गए यहाँ पे, ये आगे चल के इसके अंदर खुलती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से होती है। ठीक है, ये सारी ट्यूब जो होती है वो इसके अंदर खुलती है। ठीक है, एक ओके। ठीक है, इसी को बोला जाता है कि ये तो हो गया जालक, और जालक जो होती है वो किस में खुलती है, अपवाही में, अपवाही में। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है अपवाही। ये जो है अपवाही वाहिका इसके अंदर खुलती है, और ये अपवाही वाहिका आगे जाके किसमें खुलती है, शुक्र वाहिकाओं के अंदर खुलती है। शुक्र वाहिका अधिवर्षण में जाके खुलती है। ठीक है, सर्दियों के दिनों के अंदर तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाने के कारण, ठीक है, जो वर्षण कोष है उसमें जो पेशियां जो होती है वो सिकुड़ जाती है, और जिससे वर्षण जो होते हैं वो शरीर के अंदर की तरफ या शरीर के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, नियत तापमान से कम हो जाता है, इसलिए वर्षण कोष की बाह्य जो स्थित त्वचा जो होती है वो कैसी हो जाती है, सिकुड़ कर मोटी हो जाती है, जिसके कारण उदर बुआ के पास में चले जाते हैं। वर्षण कहाँ चले जाते हैं, उदर बुआ के पास में चले जाते हैं। तो सर्दियों के अंदर जो होते हैं वर्षण जो होते हैं वो थोड़े से क्या चले जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है, तापमान है। और तापमान जो कंट्रोल करने के लिए जो होती है, जो वर्षण कोष होते हैं उनकी जो झिल्ली होती है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, और मोटे होने के कारण वर्षण जो होते हैं थोड़े से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ताकि उनको सही तापमान मिले और शुक्राणु का निर्माण हो सके। ठीक है, ताकि शुक्राणु को उत्पादन के लिए अपने ताप को नियत बनाए रख सके। ठीक है, तो शुक्राणु सर्दियों के अंदर जो होता है वो किसके ऊपर चले जाते हैं, ये इसके लिए तापमान को नियत करने के लिए। तो ये था, इसमें दो जनन ये कोशिकाएं होती है, शुक्र जनन कोशिका होती है, आलंबन कोशिका होती है। ठीक है, सर्टुली कोशिकाओं का ये कार्य है। ठीक है, इनमें इनहिबिंग हार्मोन निकलता है जो एफएसएस को कंट्रोल करता है। ठीक है, एफएसएस का मतलब क्या होगा, जो फॉलिकल शुक्राणु के उत्पादन को जो प्रेरित करने वाला हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इस पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले इस हार्मोन को नियंत्रण जो होता है वो इनहिबिंग हार्मोन करते हैं। ठीक है, फिर है अधिवर्षण। अधिवर्षण जो होता है वो टेस्टिस के ऊपर एक संरचना मिलती है। ठीक है, जिसको बोला जाता है अधिवर्षण। ठीक है, ये अधिवर्षण है, इसको भी बोला जाएगा ऊपर की तरफ। वर्षण के ऊपर अत्यधिक कुंडलित पतली 6 मीटर लंबी पतली चपटी नलिकाएं पाई जाती है, जिसे अधिवर्षण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाहर का स्तर मोटा पेशियों से बना हुआ होता है, आंतरिक स्तर जो होता है उपकला ऊतकों से बना हुआ होता है, जो एपिथेलियम जो सेल जो होती है उससे बना हुआ होता है। अधिवर्षण को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला भाग इसको बोला जाता है, ये जो होता है वो कौन सा होता है, पहले वाला। इसके मध्य वाला भाग को क्या बोला जाता है, कॉर्पस एपिडाइमिस बोला जाता है। ठीक है, और पूंछ वाले भाग को कोड़ा एपिडिमाइसिस बोला जाता है। ये 3 भाग होते हैं किसके, वर्षण के। ऊपर वाले भाग को, ठीक है, क्या बोला जाएगा, यहाँ पे शीर्ष वर्षण बोला जाएगा, मध्य को मध्य अधिवर्षण कहा जाता है, और लास्ट वाले को पुच्छक या कोड़ा, ठीक है, एपिडिमाइसिस कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये रिसाइकल पॉइंट भी होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिसाइकलिंग, ठीक है, साइट होती है। यानी
अगर सपोज मान लो कुछ स्पर्म जो होते हैं जब मर जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ वापस क्या हो जाते हैं, वो रिसाइकल होते हैं। जब स्पर्म अगर यहाँ मर जाते हैं तो वापस इसके रिसाइकल होते हैं, वो एपिडीमाइसिस में होते हैं। तो कह सकते हैं कि प्राइमरी जो स्टोरेज जो होता है वो वर्षण का होता है, अधिवर्षण के रूप में होता है, ठीक है। और सेकेंडरी मानते हैं किसको, शुक्राशय को मानते हैं, ठीक है। लेकिन शुक्रवाहिनी ये जो निकलने वाली है एपिडीमाइसिस स्पर्म को लेके कहाँ आती है, शुक्रवाहिनी में खुलती है। शुक्रवाहिनी एक ट्यूब है, प्रत्येक वर्षण से एक शुक्रवाहिनी निकलती है जो लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, 45 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं होती है, जो क्या करती है इस स्पर्म को आगे की तरफ बढ़ा के कहाँ पे लेके जाती है, शुक्राशय के अंदर लेके जाएगी, ठीक है। अधिवर्षण के कुछ भाग से एक शुक्रवाहिनी निकलती है जिसकी आंतरिक सतह पे उपकला उत्तक होगी। देखो कोई भी सतह होगी आंतरिक जो होती है उनमें लगभग कौन सी उत्तक मिलते हैं, उपकला उत्तक मिलते हैं, जो क्या करते हैं स्तर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उपकला उत्तक जो होता है, एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो यहाँ पे मिलते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम जो टिश्यू जो होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। शुक्रवाहिनी अधिवर्षण के पक्ष भाग से निकलकर उदर गुहा में मूत्राशय के नीचे की ओर मुड़कर अंत में एक फुली हुई संरचना जिसको तुम्बिका का निर्माण करती है, फुली हुई संरचना जो तुम्बिका का निर्माण करती है, एम्पुला जिसे कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको एम्पुला कहा जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, एम्पुला कहा जाता है। इस तुम्बिकाओं के अंदर खुलती है जहां शुक्राशय की छोटी वाहिनिका में आकर ये खुल जाती है, ठीक है। जहां से क्या निकलती है, शुक्राशय से एक छोटी वाहिनी निकलती है जिसको स्खलन नलिका कहा जाता है। शुक्रवाहिनी तथा शुक्राशय के मध्य में एक छोटी सी वाहिनी, बहुत छोटी होती है, 2-3 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। इसको बोला जाता है स्खलन नलिका, जिसको बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। तो स्पर्म आने के बाद में जब स्पर्म यहां से जब बाहर निकलते हैं शुक्राशय से, तो तब इस ट्यूब को क्या नाम दिया जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट दिया जाता है। तो शुक्राशय के अंदर जब शुक्रवाहिनी शुक्राणु को लेकर जब शुक्राशय के अंदर आ जाती है, ठीक है, तब ये वाहिनी जो होती है तो वहां से जब शुक्राणु जब बाहर निकलते हैं तब इसको क्या बोला जाता है, तो इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाएगा। एम्पुला में शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संग्रहण होता है। एम्पुला का मतलब यहाँ पे किसके बारे में है, शुक्राशय के बारे में है। शुक्राशय जो फुला हुआ भाग होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, शुक्राशय, जिसको बोला जाता है सेमिनल वेसिकल बोला जाता है, सेमिनल वेसिकल बोला जाएगा। सेमिनल वेसिकल जो है वो फुला हुआ भाग होता है जहां पे शुक्राणु कुछ समय के लिए क्या होते हैं, स्टोरेज रहते हैं, जिसको क्या बोला जाएगा, सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय कहा जाता है, ठीक है। तो ये होती है शुक्रवाहिनी जो क्या लेके जाती है, स्पर्म को लेके जाती है। इनकी संख्या 2 होती है, प्रत्येक वर्षण से एक एक करके क्या निकलती है, शुक्रवाहिनी का निर्माण होता है। फिर आप देखेंगे मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग क्या होता है, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा बोला जाता है। मूत्राशय से मूत्रवाहिनी स्खलन नलिका की ओर आती है, इसमें मिलकर मूत्रजनन नलिका या मूत्रमार्ग का निर्माण करती है। ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका क्या होता है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो यूरेथ्रा होता है उसकी लंबाई जो होती है वो भी 20 सेंटीमीटर होती है। फीमेल के अंदर बहुत कम होती है और मेल के अंदर ये कैसी होती है, लंबी होती है। कि मेल में यहाँ पे एक पार्ट आ जाता है जो सीसन कहलाता है, वो यहाँ पे आने के कारण इसकी लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है। मूत्रजनन नलिका सीसन के शीर्ष भाग के मूत्रजनन छिद्र जिसको बोलते हैं अपन यूरिनरी पोर जो बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन जेनिटल यूरिनरी पोर, ठीक है, वहां पे ये खोलती है, मूत्रजनन छिद्र के रूप में करती है। अब देखो क्यों इसको सीसन के जो अग्र छिद्र होता है उसको मूत्रजनन छिद्र क्यों किया जाता है, क्योंकि मूत्र भी यहाँ से आता है और दूसरा होता है जनन अंग भी है, क्योंकि यहाँ से वीर्य भी आता है। कौन आता है, वीर्य भी आता है। तो दोनों भाग जो होते हैं वो दोनों पदार्थ जो होते हैं वो एक ही मार्ग से क्या हो रहे हैं, बाहर निकलते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मूत्रजनन छिद्र कहा जाता है। फिर होती है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां यानी जो एसेसरी ग्लैंड जो होती है, सहायक ग्रंथियां जो होती है वो उनमें वीर्य के निर्माण में सहायक होती है, शुक्राणु को एनर्जी देने में सहायक होती है, ठीक है। नर के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियां होती है जो अपने स्राव को मूत्रजनन मार्ग में छोड़ती है, ठीक है, और ग्रंथियों द्वारा सभी प्रकार के स्रावी पदार्थ अधिवर्षण या शुक्राशय में के स्रावी पदार्थ वह शुक्राणु से मिलकर क्या बनाते हैं, सीमेन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सीमेन का निर्माण का किससे होता है, तो सीमेन में क्या होता है, देखो एक तो होता है शुक्राणु,
शुक्राणु, ठीक है, प्लस तीनों ग्रंथियों का स्त्राव, तीनों ग्रंथियों के स्त्राव, इनको बराबर जो होगा वो क्या होगा, वीर्य होगा, ठीक है, वीर्य जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, ठीक है। वीर्य का निर्माण में ये तीनों ग्रंथियां प्लस शुक्राणु होता है। अब ये तीनों ग्रंथियां जब लिक्विड निकालती है तो लिक्विड निकालने से, जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में जो पानी होगा वो तो है ये तीनों ग्रंथियों का लिक्विड, ठीक है, और शुक्राणु जो है, जो इंसान उसमें तैर रहा है वो होता है शुक्राणु, ठीक है। तो ये शुक्राणु जो होगा वो फिर पानी मिलेगा तभी वो तैर पाएगा, स्विमिंग पूल में बिना पानी के व्यक्ति नहीं तैर सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, शुक्राणु को पानी जो होगा वो तीनों ग्रंथियों के द्वारा मिलता है, और ये तीनों ग्रंथियों का जो स्त्राव है प्लस शुक्राणु जो है, उन दोनों मिला के क्या बोला जाता है, इसको वीर्य कहा जाएगा। पहली ग्रंथि जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है। ये मूत्र मार्ग के आधार पर स्थित होती है, जैसे अपन ने डायग्राम में अगर देखें, ठीक है, तो ये वाली जो ग्रंथि है ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, जो आपको ये इस तरह से दिख रही है। ये वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है। ये वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है, इसको प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। तो मूत्र मार्ग के जस्ट नीचे ये स्थित थी, ठीक है, जैसे ये मूत्र मार्ग है, ये यूरिनरी ब्लडर है, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर से जैसे ये खुलती है तो यहाँ पे जो ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं अपन प्रोस्टेट ग्लैंड, ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा हल्के सफेद रंग का सारीय पदार्थ का स्त्राव किया जाता है। देखो ये सारीय पदार्थ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारीय पदार्थ का स्त्राव किया जाता है, जो वीर्य के कितना 25 से 30% भाग जो होता है वो किसका होता है, इसी का ही होता है, ठीक है। ये सफेद सारीय पदार्थ जो होता है वो स्त्रावित करता है, सारीय नेचर होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, सारीय प्रकृति होती है इसकी, इससे प्रोस्टेट ग्रंथि से। इस प्रकार सारीय पदार्थों में फॉस्फेटेज, सिट्रेज, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मिन, ठीक है, ये सारे पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, जो शुक्राणु को सक्रिय बनाने में, ठीक है, वीर्य को स्खलन, यानी वीर्य का जो स्खलन ना हो, वो जमे नहीं, इसको रोकने के लिए ये सारे पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, जो वीर्य को स्खलन को क्या करते हैं, रोकते हैं और शुक्राणु को सक्रिय बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब इसकी वृद्धि होने के कारण मूत्र मार्ग जो होता है वो छोटा हो जाता है, जिससे मूत्र विसर्जन में क्या आती है, कठिनाइयां आती है। तो इसका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होकर इस ग्लैंड को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो आयु बढ़ने के साथ में जो मूत्र के संबंधी कठिनाई आती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण आती है, क्योंकि इसका आकार जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपना जो पूरा वीर्य का जो सबसे ज्यादा भाग जो होता है वो कौन बनाता है, ये 25 से 30% भाग जो होता है वो कौन बना रहा है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती है, ठीक है। और आयु के साथ साथ में ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिससे मूत्र मार्ग छोटा हो जाता है और मूत्र में फिर क्या होती है, विसर्जन में कठिनाई आती है, ठीक है। फिर इसका ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है शुक्राशय, इंपॉर्टेंट, शुक्राशय इंपॉर्टेंट है। शुक्राशय द्वारा वीर्य का 60% मतलब 60% भाग जो होता है वो कौन बनाता है, और 20 से 25 जो होता है वो कौन बना रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। 60% भाग जो होता है वो कौन बनाता है, ये बनाता है कौन, शुक्राशय बनाता है। शुक्राशय भी अपने में से कुछ तरल पदार्थों का स्त्राव करता है, जिससे क्या बनता है, ये वीर्य के निर्माण में सहायता करता है। अच्छा, उस लिक्विड में होता क्या, उस लिक्विड में सबसे ज्यादा होती है वो होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो ऊर्जा देती है, जो क्या देती है, शुक्राणु को ऊर्जा देती है, ठीक है। उसके गति में सहायक होती है, गति में सहायक। अन्य प्रोटीन भी बनाए पाए जाते हैं, इसमें पाए जाने वाले फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणु को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊर्जा प्रदान करता है वो फ्रक्टोज करता है। शुक्राशय द्वारा स्त्रावित पदार्थ सारी प्रकृति का होता है। देखो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो भी सारी प्रकृति की स्त्राव करती है, ये भी कैसा करता है, सारी प्रकृति का स्त्राव करता है, ठीक है। मैथुन के समय जब मैथुन की क्रिया होती है
उस समय योनि मार्ग में, अच्छा, महिलाओं के अंदर जो योनि है उसके अंदर जो कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और ये लैक्टोबैसिलस उस महिला के जो योनि के अंदर जो होती है उस माध्यम का ऐसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो महिला के योनि में, इसको भी अगर आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, तो महिला के योनि के अंदर कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं, लैक्टोबैसिलस, जो इस योनि को माध्यम कैसा बनाए रखते हैं, अम्लीय बनाए रखते हैं। ठीक है, तो अम्लीय जाएंगे तो जब स्पर्म इस मार्ग के अंदर जब छोड़े जाएंगे, यानी योनि के अंदर जब स्पर्म छोड़े जाएंगे तो अम्लीय होने के कारण स्पर्म सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब स्पर्म को नष्ट होने से बचाने के लिए, ठीक है, अम्लीय माध्यम है, योनि का कैसा माध्यम है, अम्लीय, योनि का माध्यम कैसा है, अम्लीय। ठीक है, शुक्राणु जो वीर्य है उसका माध्यम कैसा है, सारीय। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अम्ल और सार दोनों मिलके क्या बना देते, उदासीन, लवण बना देते हैं। ठीक है, और माध्यम कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाएगा माध्यम। ठीक है, तो शुक्राणु की स्थिति जो होगी वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, समाप्त हो जाती है, शुक्राणु की सुरक्षा करता है। शुक्राणु मनुष्य में एक जोड़ी मूत्राशय या मलाशय के बीच में, ठीक है, पाए जाते हैं, जो पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ का स्राव करते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं अपने को, मूत्राशय के और मलाशय के दोनों के बीच में। फिर होता है सीसन, उत्तेजनशील अवस्था में शुक्राणु शुक्राशय के संकुचन, जब उत्तेजन, जब मैथुन की क्रिया होती है उस समय जो होता है उत्तेजनशील आ जाती है सीसन के अंदर। ठीक है, तो उत्तेजनशीलता के अंदर क्या होता है, जब ये शुक्राणु को जब डोनेट करने वाला होता है महिला के वेजाइना के अंदर या योनि के अंदर, तब जो होता है शुक्राशय जो होता है मेल का, वो संकुचित हो जाता है और उसमें से फिर क्या होता है, बाहर निकलते हैं कौन, शुक्राणु, और उस ट्यूब को बोला जाता है इसका स्खलन का जो डक्ट माना जाता है। ठीक है, स्खलन डक्ट या नलिका मानी जाती है, या उसको बोला जाता है क्या, इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। ठीक है, वहां से ये क्या हो जाता है, अंदर की तरफ आ जाते हैं। तीसरी जो ग्लैंड होती है उसका नाम है काउपर ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथल ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बल्बो यूरेथल ग्लैंड जो होती है वो काउपर ग्लैंड का ही दूसरा नाम है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है उसके जस्ट नीचे पाई जाती है, मतलब ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होगी, ठीक है, उसके जस्ट नीचे जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, जैसे ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, ठीक है, और इसके नीचे जो होती है वो पॉइंट के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, जो एक प्रकार का गाढ़ा चिपचिपा क्षारीय पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ का स्राव करते हैं, जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। अब देखो, मूत्र मार्ग जब अपन यूरिन करते हैं तो यूरिन का पीएच जो होता है वो भी कितना होता है, मूत्र का पीएच जो होता है वो होता है 6.4 या 5 के बीच में होता है। ठीक है, ये मूत्र का पीएच होता है 6.4 और 5 के बीच में होता है। पीएच, अब ये भी कौन सा है, अम्लीय है। ठीक है, अब यहां से जब भी स्पर्म बाहर निकलेंगे तो हो सकता है स्पर्म नष्ट हो जाए। ठीक है, तो स्पर्म नष्ट होने से बचाने के लिए यहाँ पे भी क्या बनाते हैं, ये जो कॉपर ग्लैंड होती है वो अपना सिक्रेशन यहाँ पे डाल देती है, और जब सीसन से निकलता है, ठीक है, वीर्य, तो यहाँ पे अंदर बीच में लुब्रिकेट का काम कर देता है। लुब्रिकेट का मतलब होता है स्नेल का काम कर देता है। ये स्नेल का काम होने से ये क्या मार्ग जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिससे स्पर्म जो होता है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं बिना किसी क्षति से। ठीक है, इसके साथ साथ ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को भी क्या करता था, समाप्त करके उसको हल्का क्या बना देता है, सारीय बना देता है, क्योंकि मूत्र का पीएच जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये इसमें जाके सारी अम्ल और सार दोनों अभिक्रिया करके उसको क्या बना देंगे, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके द्वारा स्रावित पदार्थ मादा की योनि में चिकना कर मैथुन की क्रिया में सुगमता लाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस मैथुन की क्रिया में जो उसको योनि को क्या कर लेगा, चिकना कर लेता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाती है, इसमें जो मैथुन की क्रिया होती है उसमें आसानी होती है। ठीक है, तो ये थी काउपर ग्लैंड, शुक्राशय, और ये थी काउपर ग्लैंड। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है सीसन। ठीक है, इसको केवल मैथुन अंग माना जाता है, मैथुन अंग, इसको बोलते हैं अपन कॉपुलेटरी ऑर्गन। इसका सीसन का काम एक ही होता है, केवल और केवल स्पर्म को मादा के शरीर के अंदर डोनेट करना। ठीक है, ये इसका काम होता है। स्तनधारियों के वसन कोष के बीच में उदर बुआ से जुड़ा हुआ एक लंबा बेलनाकार उत्तेजनशील अंग पाया जाता है। ठीक है, ये पतली उदरीय भित्ति द्वारा क्या होता है, ढका हुआ रहता है, यानी एक स्किन होती है जो इसको कवर करके रखती है। इसके सीसन के अंदर 3 स्पंजी कोटर होते हैं, ये मैंने स्पंजी कोटर। ठीक है,
ये जब खाली होते हैं तब ये कैसा होता है, ये बेलनाकार जो होता है उत्तेजनशील में ऊर्ध्वाधर नहीं होता, ठीक है, लूजली होता है ये, ठीक है। उसके बाद में जब इन कोटरों के अंदर जब हार्मोन जब सीक्रेट होते हैं बॉडी के अंदर, जब मैथुन की क्रिया जब होती है उस समय क्या हो जाता है, इन स्पंजों के अंदर क्या होता है, रुधिर की सप्लाई होती है और जिससे ये कैसा हो जाता है, इरेक्टाइल हो जाता है, ठीक है। तंतुमय पेशियों से संयोजी ऊतकों का अनलंबन डोरिया कहा जाता है, डोरिया होती है यहाँ पे। सीसन के पृष्ठ भाग में रुधिर कोटर को कॉर्पोरा, ठीक है, कैरानोसा या अगरबत्ती को कॉर्पोरा स्पोंजियोस कहा जाता है, ठीक है। ऊपर जो होते हैं, ठीक है, उनको पृष्ठ भाग पे जो होते हैं उनको तो बोला जाता है कॉर्पोरा कैरानोसा, और जो अदर भाग पे नीचे जो कोटर होते हैं उनको बोला जाता है कॉर्पस स्पोंजिया। इन दोनों के मध्य में एक पतली सी गुहा पाई जाती है, इन दोनों के मध्य में क्या पाई जाती है, एक पतली सी गुहा पाई जाती है। इन रुधिर कोटरों में शीतलन की अवस्था में रुधिर नहीं होता, जब ये शीतलन मतलब उत्तेजन अवस्था में नहीं होती है, इसमें कोटरों में रुधिर नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन जब भी उत्तेजनशील अवस्था के अंदर जैसे ही इन रुधिर कोटरों में रुधिर बढ़ता है तो शीशन तन के खड़ा हो जाता है और योनि की गहराई में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से कारण मैथुन के समय ये निकलने वाले शुक्राणु को गर्भाशय में आसानी तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो जब ये उत्तेजनशीलता में इन कोटरों के अंदर जब रुधिर सप्लाई होता है तब ये कैसा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, ठीक है। और तब ये क्या कर सकता है, मैथुन की क्रिया में भागीदारी कर सकता है, ठीक है। शीशन के शीर्ष भाग को शीर्ष मुंड कहा जाता है, जो आगे वाला जो भाग जो होता है, ठीक है, जो एक झिल्ली के द्वारा क्या होता है, गिरा हुआ रहता है, उसको बोला जाता है शीर्ष मुंड कहा जाता है। इस तरह से संरचना होती है, ठीक है, इसको बोला जाता है शीर्ष मुंड। जो थोड़ा सा फुला हुआ भाग होता है, उत्तेजनशील अवस्था में शीर्ष मुंड नग्न होता है, ठीक है। और शिथिल अवस्था में ये एक पतली सी झिल्ली के द्वारा क्या होता है, यह पतली पेशियों से निर्मित शीशन पेशियों से निर्मित शीशन मुंड छंद द्वारा यह क्या होता है, घेरा हुआ रहता है, ठीक है। जो स्किन जो होती है ना, शीशन मुंड छंद बोलते हैं उसको, द्वारा क्या होता है, ये घिरा हुआ रहता है। शीशन मुंड का निर्माण केवल और केवल कॉर्पस स्पोंजिया से होता है, केवल क्या होता है, कॉर्पस स्पोंजिया से होता है, कोटरा से नहीं होता। ये कॉर्पट कैवर्नोसा जो होता है इससे नहीं होता, केवल क्या होता है, इस पे स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पॉन्ज मतलब जो होता है, जो स्पंज की कोशिका होती है उनके अंदर जब रुधिर भरता है तब ये कैसा हो जाता है, इरेक्टाइल हो जाता है। तो ये था शीशन, ठीक है। तो आज अपन ने जो पढ़ा वो है नर जनन तंत्र के बारे में, जिसके अंदर में अपन ने देखा कि जो नर जनन तंत्र होता है, ठीक है, नर जनन तंत्र जिसके अंदर वर्षण आते हैं, वर्षण को देखा। तो वर्षण के अंदर अपन ने देखा कि इसमें मेन काम जो होता है वो क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा जो होता है ये नर हार्मोन भी निकालता है। इसके अंदर कई सारे क्या मिलते हैं, पिंड मिलते हैं टेस्टिस के अंदर। उस पिंडों के अंदर देखा जाए तो कई सारी सेमिनिफेरस या शुक्र जनन कोशिकाएं होती है। उन शुक्र जनन कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, दो प्रकार की सेल मिलती है। अंदर मैं बात कर रहा हूँ, अंदर की जो शुक्र जनन को जो नलिका है उसके अंदर दो तरह की सेल होती है, जिसका नाम होता है, एक तो सर्टोरी सेल होती है और दूसरी जो कोशिकाएं जो होती है जिसको बोलेंगे अपन जो जनन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो वहां पे होती है। स्पर्मेटोगोनिया जो कोशिकाएं जो होती है वो बनाती है क्या, स्पर्म, और सर्टोरी सेल क्या करती है, उसको पोषण प्रदान करती है। फिर वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब या शुक्र जनन नलिका है उनके मध्य में आपको देखा जाए तो बहुत सारे उत्तक जो होते हैं, वो उत्तकों के अंदर लीडिंग सेल मिलती है और वो लीडिंग सेल क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। तो लीडिंग सेल से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। ये संरचनाएं थी। फिर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा देखना आप, इसमें जो है वो स्पर्म का निर्माण जो होता है वो यहाँ पे होता है। ये वाली कोशिका स्पर्म का निर्माण करती है और ये वाली जो होती है इसको पोषण प्रदान करती है, ठीक है। अगुणित होता है ये शुक्र जननी कोशिकाएं होती है जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। दूसरी होती है सर्टोली कोशिका, ठीक है, वो क्या करती है इसमें ये पोषण प्रदान करती है। फिर होती है लीडिंग सेल जो क्या निकालती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करती है। शरीर के बाहर की होता है, इसका भी कारण आपको बताया क्योंकि तापमान की कम जरूरत होती है इसलिए। मूत्रमार्ग के अंदर, ठीक है, जो क्या करता है, वीर्य को लेके जाने का काम करता है। तो नर के अंदर
मूत्र और जनन मार्ग दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि और दूसरी जो होती है कॉपर ग्लैंड, तीनों का माध्यम देख लो सार्य होता है, क्योंकि यहाँ पे मादा के अंदर जो होता है वो अम्लीय होने के कारण शुक्राणु जो होते हैं वो नष्ट नहीं हो जाते इसके कारण। ठीक है, लास्ट जो है वो सीसन है। अच्छा, जो मादा के अंदर देखो एक टाइम के अंदर कई सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं, मिलियंस मतलब लाखों के अंदर स्पर्म जो होते हैं वो बाहर होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो लाखों स्पर्म जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, लेकिन उसमें से जो एनर्जी जिसके अंदर होती है ज्यादा, ठीक है, वही आगे जाके चल पाते हैं। बाकी जो होते हैं वो धीरे 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 जैसे जैसे एक मतलब मादा के योनि में उसको जाना मतलब एक पहाड़ों के बीच में यात्रा करना जैसा होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ पहाड़ है और पहाड़ के बीच में जब स्पर्म जाएंगे तो बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वो थके आ रहे फिर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिसके अंदर जो क्षमता होगी, जिसके अंदर फ्रक्टोज ज्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है, वही आगे जाके क्या कर पाएंगे, उस एग को या ओवम को फर्टिलाइज करने की क्षमता होगी। बाकी सारे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल लाखों स्पर्म में से केवल एक स्पर्म होगा जो क्या करता है, एक अंडाणु को फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, तो बाकी सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगी और इस पे आपको स्टडी मेथड भी यहाँ पे मिलता रहेगा और जानकारी भी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करें इसको। ठीक है, धन्यवाद।